पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बन वाली फैमिली को डिस्कस करना था, जिसमें ग्रेफाइट पिछले क्लास में हमने किया था, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ हम लोग चले गए थे और टाइप्स ऑफ सॉलिड का बहुत सारा एग्जांपल डिस्कस हुआ था। आज की क्लास में हम लोग कार्बन के दो एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट डायमंड के बारे में मेनली पढ़ेंगे। बकमिस्टर फुल्डिन भी आपको पढ़ना है, फुल्डिन जिसको बेसिकली बोल रहे हैं, फुल्डिन भी पढ़ना है, हमने होमवर्क में भी आपको दिया था। अच्छा, पेज नंबर 1 हमने लिखा था कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ एमॉर्फस होते हैं। और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से हमने आपको बोला था कि डायमंड ग्रेफाइट जो है इसके वो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। और अब बारी उसमें थोड़ा 1 बाय 1 करके पढ़े। पहले डायमंड की बारी है, पहले डायमंड होगी, सॉरी ग्रेफाइट। Crystalline form of carbon, ग्रेफाइट दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा ग्रेफाइट और दूसरा बीटा ग्रेफाइट। There are two forms of graphite, alpha ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट, दो तरीके के ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट को आप हेक्सागोनल भी बोलते हैं, ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल फॉर्म है, और ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म, रोम्बोहेड्रल फॉर्म जैसे सल्फर का होता है। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपली ग्रेफाइट जानना है, उसका हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल फॉर्म के बारे में नहीं जानना, फिर भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रहे हैं। मेनली आप ये जानते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को आप रोम्बोहेड्रल में ले जा सकते हैं मैकेनिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, कुछ मैकेनिकल ट्रीटमेंट करवा के इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, जबकि इसको मैकेनिकल कन्वर्जन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस सिंपली 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दीजिए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? ग्रेफाइट वाला बीटा वाला फॉर्म, रोम्बोहेड्रल वाला फॉर्म किसमें? हेक्सागोनल। तो एनीवेज हम लोग मेनली ग्रेफाइट को जो पढ़ते हैं वो अल्फा वाला फॉर्म, नहीं कुछ बोले तो अल्फा फॉर्म की चर्चा होती है, हेक्सागोनल की। तो चलो हम लोग लिख ले रहे हैं इस चीज को, हेक्सागोनल फॉर्म इज मोर कॉमन। तो आइए हम किस ग्रेफाइट की चर्चा कर रहे हैं? हेक्सागोनल फॉर्म। चलो हेक्सागोनल सीड लाइक स्ट्रक्चर, सीड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल सीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाते भी हैं, इस तरह से। इस तरह से आप बनाते हैं और फिर नीचे दूसरा सीट आ जाएगा, फिर नीचे दूसरा सीट आएगा, ये दूसरा सीट आएगा, ढेर सारा सीट बनेगा। ठीक से देखिएगा, इसमें जो हर एक कार्बन है वो बेटा 3 बॉन्ड बनाए गए हैं। यहां पर हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया गया? 3 बॉन्ड। तो सारे कार्बन के पास एक 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
जितने भी कार्बन एटम है सबके पास एक 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक से देखिएगा, ये एक सीट है, यहां पर कार्बन की हाइब्रिडेशन 3 बॉन्ड बनाने की वजह से sp2 है। sp2 हाइब्रिडेशन है, और यहां की जो बॉन्ड एंगल है ये वाली वो 120 डिग्री है, जो sp2 में होनी भी चाहिए। ये एक प्लेनर, sp2 में चूंकि प्लेनर होता है, ये प्लेनर सीट है, ये एक प्लेनर सीट है sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से। ये एक दूसरा प्लेनर सीट है, और इन दोनों सीट के बीच ये वैन डर वाल फोर्सेज है। ये सीट जो है ये आपस में वीक वैन डर वाल फोर्सेज से ज्वाइंट है। सीट्स ऑफ ग्रेफाइट, ध्यान दीजिए, और लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के जो लेयर्स हैं आर नोन एज, उसको बोलते हैं दोस्त ग्राफीन्स। ग्रेफाइट के लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफीन्स। तो ये जो ग्राफीन्स है, ढेर सारे ग्राफीन्स, ये आपस में वैन डर वाल फोर्सेज से जुड़े हुए हैं। Each individual layer of graphite is called graphene. Graphenes are connected or joined through weak van der Waals forces. कमजोर van der Waals फोर्स तो कमजोर ही होता है, वीक van der Waals फोर्सेज से ग्राफीन्स जुड़े हुए हैं। देखते जाएं आप अच्छे से, ग्राफीन्स वीक वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। यहां पर आपसे पूछा जाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है, तो दो तरीके का बॉन्ड लेंथ आता है इसमें। एक ग्राफीन में, विदिन द ग्राफीन, ग्राफीन मतलब लेयर, एक लेयर के अंतर्गत जो सीसी बॉन्ड लेंथ है, सीसी, ये हुआ 1.42 एंगस्ट्रॉम, और बिटवीन द ग्राफीन्स, दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ही है, क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये वाला बॉन्ड लेंथ है 3.35 एंगस्ट्रॉम। ठीक से देखेंगे, 1.42 और 3.35 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब चलिए, ये वीक वैन डर वाल फोर्सेज है, ये इतना कमजोर वैन डर वाल फोर्स है कि अगर आप उसको बहुत हाथ पे रख करके, आप ऐसे ग्रेफाइट को हाथ पे रख करके इस तरीके से करें, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से फिसल जाता है आसानी से, और इसी की वजह से ग्रेफाइट छूने में काफी सॉफ्ट होता है, टच करने में काफी सॉफ्ट होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से आराम से स्लाइड कर सकता है। तो आप कह सकते हैं लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट इजीली स्लिप ओवर वन अनदर, वैन डर वाल फोर्स टूट जाता है इस वजह से, इजीली स्लिप ओवर वन अनदर। सो ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट टू टच, काफी सॉफ्ट है टच करने में, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक लेयर से दूसरे लेयर पर इस वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू आराम से उतरता है, इसलिए ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी देता है, और बहुत ही अच्छा हीट का भी कंडक्टर है। बहुत सारे लोग ग्रेफाइट को हीट के लिए इंसुलेटर बताते हैं, मतलब बोलते हैं कि हीट पास नहीं करता, इसीलिए बॉल बेयरिंग्स में हम लोग डालते हैं। जी नहीं, उसका जो स्लिपरी नेचर है, जो फ्रिक्शन को कम करता है, इस वजह से हम लोग बेयरिंग्स में, बॉल बेयरिंग्स में ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट में ग्रीस जिसको बोलते हैं, उसमें डाल करके हम लोग मतलब उसको बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन को कम करता है। तो ग्रेफाइट का
काफी सॉफ्ट है छूने में, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स के कारण एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से आराम से फिसल जाता है वैन डर वाल्स फोर्स ब्रेक करने की वजह से, और उसी वैन डर वाल्स फोर्स से आराम से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांसफर करता है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट इज good conductor of heat and electricity. Graphite is good conductor of heat and electricity. तो हमने ग्रेफाइट के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे बताई, जो चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें ये है कि ये हीट के बारे में भी, हीट का भी कंडक्टर है, ये वाला पॉइंट ये पूछा जाता है आपसे। क्यों आसानी से लेयर ग्रेफाइट का एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, क्यों ग्रेफाइट छूने में सॉफ्ट होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स जब आप एक दूसरे के ऊपर से स्ट्राइक करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स वहां ब्रेक करता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जाएगा, तो दो लेयर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, दो लेयर के बीच का बॉन्ड लेंथ बेटा 3.35 एंगस्ट्रॉम, और एक लेयर में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.42 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, हाइब्रिडेशन है sp2, ये सब चीजें कॉमन है। और दो फॉर्म है अल्फा और बीटा, अल्फा को बीटा में मैकेनिकल ट्रीटमेंट के थ्रू लाते हैं, बीटा को अल्फा में हम लोग हीट करके ले जाते हैं। अल्फा फॉर्म ज्यादा कॉमन है, हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर इसका हम लोग बोलते हैं, हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमोर्फस फॉर्म बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, क्योंकि एक फिक्स स्ट्रक्चर मिल रहा है, बार-बार हमने पढ़ाया आपको कि क्रिस्टलाइन कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीन। दो बातें, एक ग्रेफाइट का प्लेनर स्ट्रक्चर किस वजह से है, कोवेलेंट बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड। प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर एक सीट है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाइल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों बना, तो लेयर पर लेयर तब थ्री डायमेंशनल हुआ, तो वो किस वजह से लेयर पर लेयर आया है, वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से। तो अगर आपसे बोला है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट किस वजह से, तो आप बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स, और प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट किस वजह से, तो बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट भी यहां पे planar structure is due to covalent bond, और three dimensional structure is due to van der Waals forces। चलो, तो ये हमारा पहला पेज है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे पेज में हम लोग अब डायमंड, चलिए सेकेंड पेज में हम लोग डायमंड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर having tetrahedral units of carbon। अच्छे से देखो, क्योंकि सिंपली क्या होता है ना, आप लोग जो बनाते हैं उसमें चार कार्बन को ऐसे करके डायमंड को दिखा देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके सिंपली आप ऐसे दिखाते हैं। क्या आप सही बोल रहे हैं, बोलिए। यस सर। यस सर। ऐसे दिखा देते हैं सिंपली, लेकिन एक्चुअली हम क्या आपसे बोलने जा रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये sp3 कार्बन है, या कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए, ये जो बॉन्ड एंगल है इसका sp3 में 109 डिग्री एंगल होता है, तो इतना एंगल है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक जानते हैं, तो sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है,
1.5। जैसे C2H6, अगर sp2 कार्बन लेते हैं तो बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो बता सकते हैं? 1.34। अब जरा गौर कीजिए, आपका यहां से दो बातें हैं। एक बात, जब आप डायमंड का लेते हैं तो डायमंड में sp3 कार्बन है बेटा, देखो कितना अच्छा चीज बता रहा है, यहाँ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, बट ग्रेफाइट में sp2 कार्बन है, और जो sp2 कार्बन है अच्छे से देखोगे, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम, वहां पर बॉन्ड लेंथ 1.32 एंगस्ट्रॉम नहीं है, 34 एंगस्ट्रॉम नहीं है, कितना है? अभी आप पढ़ रहे थे 1.42 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ वहां पर नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि वहां कार्बन 3 ही बॉन्ड एक्चुअली बनाए हुए, 3 बॉन्ड बनाए और चौथा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि आप नॉर्मल जो sp2 पढ़ते हैं वो किस तरह का sp2 पढ़ते हैं, याद कीजिए, सही है? अब इस तरह का sp2 पढ़ते हैं तो यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाता है, तो डबल बॉन्ड छोटा होता है, जबकि आप ग्रेफाइट में किस तरह का पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, ये वाला पढ़ रहे हैं और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका जो सीसी बॉन्ड लेंथ होगा, कोई भी सीसी बॉन्ड लेंथ जो होगा, ये लार्जर है एक्सपेक्टेशन, जितना आपने उम्मीद किया। क्या उम्मीद किया बेटा? आपने उम्मीद किया था कितना? 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लंबाई ज्यादा होगी, तो लार्जर देन एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा होगा। तो उम्मीद है ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अब आ जाओ, तो डायमंड को दिखाता हूं, देखो डायमंड कैसा है। यस सर। डायमंड बनाना इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, ये क्यूब हमने बनाया। अब क्यूब के किसी एक सरफेस पर, मान लो यहां पे लेते हैं, ठीक से देखो, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक से देखो, ये कार्बन है, ये सारा कार्बन है, लेकिन इस सरफेस पर एक कार्बन और है, इस सरफेस पर भी 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 एक कार्बन और है। मतलब यहां पर एक टेट्राहेड्रॉन ऐसे बन रहा है, ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये एक C4 तैयार हुआ, और किया एक टेट्राहेड्रॉन, हर तरह से उस तरह से, यहां यहीं पे लो एक टेट्राहेड्रॉन, ये देखो, ये देखो, ये आया, ये आया, ये एक टेट्राहेड्रॉन रेडी हो रहा है ऐसे, सॉरी, ये टेट्राहेड्रॉन रेडी हो रहा है। मतलब सब पर एक फेस पर कितने कार्बन एटम्स हैं? इस पर 5 कार्बन एटम्स ऑन ईच फेस। तो इतना बनाना इजी नहीं है, आप सिंपली इसको ऐसे बना करके देखो, एक क्यूब बना लो, C4 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 करके, चलो कुछ नहीं तो आप क्यूबिक स्ट्रक्चर देखो, बस ये क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है, जिसमें कि अंदर में इस तरह का टेट्राहेड्रॉन यूनिट्स निकला हुआ है, ये क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ, इसका बॉन्ड लेंथ कितना, तो हमने क्लियर कर दिया 1.54 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28। नेक्स्ट पॉइंट, डायमंड। लोग सोचते हैं कि डायमंड कंडक्टिविटी और हीट नहीं देता है, कंडक्टिविटी नहीं देता है, करेक्ट है, बट ये हीट बहुत तगड़ा देता है, थर्मल कंडक्टर बहुत अच्छा है। तो ग्रेफाइट और डायमंड में कंफ्यूजन को जरा गौर कीजिए, ग्रेफाइट थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों अच्छा कंडक्टर है, बट डायमंड ग्रेफाइट का डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीट का ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर।
केमिकली ऑलमोस्ट इनर्ट, लगभग रिएक्शन नहीं करता। केमिकली मतलब इसको काइनेटिकली बोलते हैं, काइनेटिकली ऑलमोस्ट इनर्ट, करीब करीब ये रिएक्शन नहीं करता है, या कह सकते हैं इनर्ट टुवर्ड्स एयर, वाटर, एसिड्स और एल्कलीज। एसिड, बेस, हवा, पानी, इन सब चीजों से डायमंड रिएक्शन नहीं करता है, तो इन सब चीजों की तरफ इनर्ट है। मतलब अगर काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात की जाए, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल है, डायमंड या ग्रेफाइट? डायमंड। डायमंड। डायमंड रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन बट बेटा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात की जाए, बॉन्ड एनर्जी पर, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात की जाए, बॉन्ड एनर्जी के नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा तो ग्रेफाइट। कार्बन का मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट। स्टेबिलिटी का मतलब नॉर्मली थर्मोडायनामिक ही होता है, काइनेटिक तो रिएक्टिविटी को डील करता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसको कम रिएक्टिव, इसलिए इसको स्टेबल होगा तो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। और जो बॉन्ड एनर्जी से स्टेबिलिटी डील होती है, मेन स्टेबिलिटी ये होती है, उसको थर्मोडायनामिक बोलते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, ये बोलेंगे थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। बहुत ही हाई प्रेशर पर आप ग्रेफाइट को, बहुत ही हाई प्रेशर पर आप ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं, समझे? एक्सट्रीमली हाई प्रेशर 10 टू द पावर 5 atm जाता है, आप ये बना सकते हैं, लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट किसी भी कीमत पर नहीं बना सकते। डायमंड से ग्रेफाइट आप नहीं ला सकते, लेकिन ग्रेफाइट से डायमंड बहुत हाई प्रेशर पर बनता है, बनाया जा सकता है। तो चलो, हमने आपको ये बहुत अच्छा चीज सिखाया कि काइनेटिक स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, डायमंड का, क्योंकि डायमंड रिएक्शन नहीं कर रहा। बट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ग्रेफाइट की, क्योंकि ग्रेफाइट में sp2 कार्बन होने से उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, cc बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। डायमंड काफी हार्ड है, बाकी आपको पता है डायमंड के बारे में, very hard, used as abrasive, cutting material, cutting tool के रूप में, abrasive material, दूसरे चीजों को काटने के इसका इस्तेमाल किया जाता है, abrasive material। कुछ लोग बोलते हैं कि डायमंड पॉइजनस होता है, गलत बात है, लेकिन डायमंड खाने से डेथ होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सॉरी, पॉइजनस को काटे लेके, क्योंकि होता क्या, बेसिकली ये काफी हार्ड है। तो अगर आप डायमंड का इंटेक कर लेंगे तो होगा क्या, बेसिकली कि वो अंदर में बहुत सारी चीजों को कट कर देगा, आपके ऑर्गन्स को कट कर देगा, तो आपका अंदर में ऑर्गन काफी डैमेज हो जाएगा, तो डेथ का कारण वहां पर वो होगा, न कि पॉइजन। तो डायमंड कोई पॉइजन नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, कहानी बनाते हैं स्कूल के टीचर कि राजा महाराजा डायमंड चाट लेते थे तो डेथ हो जाती थी, मतलब कभी वो ऐसा होता है। नहीं, ये सब गलत बात है। वो रिंग में पॉइजन रखते थे कि अगर कभी हम पकड़े चले गए तो हमको ज्यादा परेशान करेगा, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार लेकर के अपना निकल जाए पतली गली से। तो वो अलग मैटर होता है, डायमंड चाटने से डेथ नहीं होती है। डायमंड तो हर जगह लोग आजकल फिंगर में रिंग पहनते हैं उसका जगह, तो डायमंड से डेथ नहीं होती, सब गलत कॉन्सेप्ट है। डायमंड काफी हार्ड होता है, एब्रेसिव कटिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और इनर्ट होता है, केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से ये महंगा भी है, क्योंकि किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसको नेकलेस बना के पहने, रिंग बना के पहने, इसकी चमक नहीं जाती है। और इसकी जो चमक होती है, आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में टॉपिक होता है, आप पढ़ेंगे, उसके वजह से डायमंड चमकता है। तो वो टॉपिक अभी हमारा है नहीं। डायमंड की डेंसिटी ग्रेफाइट से ज्यादा होती है, मोर डेंसस देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये एक अच्छा लाइन है, ये आपको जानना चाहिए। तो इस पेज में हमने डायमंड के बारे में कुल मिला के पढ़ा कि डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का। फिर हमने पढ़ा कि इसमें इसका लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। हर क्यूब के हर फेस पर 5 कार्बन एटम है,
और हर जगह से C4 यूनिट करके निकला हुआ है इसमें, और अंदर में टेट्राहेड्रॉन यूनिट्स बने हुए हैं जिसमें कि CC बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, बॉन्ड एंगल अंदर का बेटा 109 डिग्री 28 मिनट है, और sp3 कार्बन, जबकि ग्रेफाइट में sp2 है, बट बॉन्ड लेंथ वहां पर थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है। डायमंड हार्ड है, इसीलिए एब्रेसिव मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बट थर्मल कंडक्टर बहुत ही अच्छा है, हीट बहुत ही अच्छा पास ऑन करता है। डायमंड की डेंसिटी ग्रेफाइट से ज्यादा होती है। डायमंड ग्रेफाइट से काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिएक्शन नहीं करता, बट थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है, और कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप एक्चुअली कौन है? ग्रेफाइट ही होता है। तो इस पेज में आपने ग्रेफाइट डायमंड के बारे में सीखा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पेज में कुछ नया चीज। 4A ग्रुप से, सर आपका माइक ऑफ है। 4A ग्रुप से ग्रेफाइट और डायमंड के डिस्कशन के बाद एक बचता है फुलरीन। फुलरीन की दुनिया काफी बड़ी है। फुलरीन के लिए 1996 में नोबेल प्राइज भी मिला है। क्रोटो, कॉर्न और एक साइंटिस्ट है, आई थिंक स्मॉले कुछ करके, हाँ 3 है। तो इनको 1996 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, क्रोटो, कॉर्न, स्मॉले, हाँ तीनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ फुलरीन्स के डिस्कवरी के लिए। फुलरीन्स के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ग्रेफाइट और डायमंड की तरफ कोवेलेंट सॉलिड नहीं है, मतलब चेन में नहीं फैलता, पॉलीमराइजेशन में नहीं है। उसमें C कार्बन के बहुत सारे फुलरीन्स में फॉर्म है, जिसमें कि C60 से लेकर के C200 तक के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 200 से अबव भी होते हैं, बट आप लोग को उतना नहीं जानना। मतलब C60 ऐसा मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स होना, C80 के बीच वैन डर वाल्स फोर्स होना, या C120 मतलब 120 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 60 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 180 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, इस तरह से होते हैं बहुत तरह के। तो बहुत सारे फ्लोरीन्स हैं उसमें, उन सबको फ्लोरीन्स बोलते हैं। वो भी कार्बन का एक फॉर्म है, बट वो बेटा कैसा सॉलिड हुआ? मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। क्यों कोवेलेंट नहीं होगा? क्योंकि वो चेन में इस तरह से नहीं फैला हुआ, वहां वैन डर वाल्स फोर्स है, हमने पीछे किया हुआ भी। तो उसी का जो एक फॉर्म है C60, जिसका स्ट्रक्चर होता है सॉकर बॉल की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन या बकी बॉल। ठीक है, तो फुलरीन्स के बहुत सारे फॉर्म है, C60 से लेकर के C200 तक, बट उसमें C60 को हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन या बकी बॉल, सॉकर बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस पर जो कितने 6 मेंबर के कितने रिंग्स हैं, CC बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और 6 के बाद उसमें 5 मेंबर के भी रिंग होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। यही हमने बोला था आपको कि आपको करके आना है बकमिंस्टर फुलरीन्स के बारे में, क्योंकि फुलरीन का दूसरा फॉर्म तो पढ़ना भी नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये आपको खुद से करना है। इतना सा होमवर्क हम दिए क्योंकि बहुत सिंपल है, 2-4 लाइन इसमें पढ़ना, और वो भी मैक्सिमम चीजें हम बोल ही दिए जो पढ़ना है। ग्रेफाइट और डायमंड मेनली था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम लोग 4A के बाद 3A में कुछ खास वैसा नहीं पढ़ना। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, वो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। 3A में ज्यादा कुछ नहीं करते, 2A और 1A पर आते हैं। 2A सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। रेडियम एक बार फिर से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन बेसिक, इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, इसीलिए एल्कलाइन, और अर्थ में काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। हमने पढ़ाया भी है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम एल्यूमिनियम एंड आयरन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल है अर्थ में। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन और बेसिक। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्कलाइन है या बेसिक है, एक्सेप्ट BeO।
BeO is amphoteric. Amphoteric बोलते हैं बेटा एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एम्फोटेरिक बोलते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो BeO को छोड़ के जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक है, बाकी इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एल्कलाइन नेचर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाए, ध्यान से देखेंगे। इन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, काफी हाई एमपीबीपी है, दोनों चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें बात किया जाए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, ध्यान से ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट मैग्नीशियम सबसे कम है, बेरिलियम ऊपर की तरफ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और सबसे कम मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडियोएक्टिव एलिमेंट है रेडियम, इसकी इंटरेस्ट नहीं पढ़नी इसलिए छोड़ देते हैं। हमने क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है एक ऐसा मेटल है जो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो काफी हीट प्रोड्यूस करता है। यूज्ड इन वेल्डिंग मेटलर्जी, वेल्डिंग वाला जो रॉड है इसमें पहले मैग्नीशियम का ही रॉड चलता था, बट अब धीरे धीरे रूटाइल से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब इसको रिप्लेस किया गया है TiO2 से, बट बहुत अभी भी चलता है, मतलब सस्ता वाला जो वेल्डिंग होता है अभी भी उसमें मैग्नीशियम चलता है। पहले तो 100% मैग्नीशियम का ही रॉड चलता था। क्या होता है बात फिर से देखिए इसको, एक्चुअली मैग्नीशियम का जैसे ही एयर में रिएक्शन कराया जाता था वेल्डिंग के समय इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू, तो ये MgO बना। MgO बनने के साथ लाइट निकला, डैजलिंग लाइट, चमकता हुआ आप देखते होंगे, और यहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है। यही हीट की वजह से वेल्डिंग हो पाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। काफी ज्यादा हीट लिबरेट होता है, ठीक है। और वहां पर जहां वेल्डिंग हुआ वहां MgO बन गया। Mg का मेल्टिंग पॉइंट 600 है, जबकि MgO का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। जरा समझिए आप, Mg का 600 डिग्री सेंटीग्रेड और एयर से रिएक्ट करके जहां पर वेल्ड हुआ, वेल्डिंग जिस जगह पर हुई वहां पर MgO बना, MgO का मेल्टिंग पॉइंट 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और ये लाइट में निकलता है और देखते होंगे मेटलर्जी वेल्डिंग में, और काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, इसी की वजह से लोहा मेल्ट करता है और मेल्ट करके आप उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता था। इस ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का ही है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ग्रुप में डेंसिटी जानना बहुत जरूरी है। डेंसिटी, डेंसिटी का हिसाब क्या है, आधे से ऊपर और आधे से नीचे। क्या मतलब है सर, एक बार फिर से बता दीजिए आप, ठीक से देखिए, आधे से ऊपर और आधे से नीचे, वहीं से नीचे, मतलब इस ग्रुप में सबसे हल्का मेटल कौन हुआ, कैल्शियम। पीरियोडिक टेबल में नहीं है, लाइटेस्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल। 2A ग्रुप में सबसे हल्का एल्कलाइन अर्थ मेटल, सबसे हल्का कौन है आपका, कैल्शियम। लाइटेस्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज कैल्शियम। ओवरऑल डेंसिटी नीचे की तरफ ज्यादा है, मतलब अगर आपको डेंसिटी लिखनी है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, बैरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर सबसे कम ऊपर वाले का बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। समझ गए? तो हमने 2A ग्रुप को डिस्कस किया, इसके डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। मैग्नीशियम वेल्डिंग में काम आता है हमने ये बताया, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयरन और एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा अर्थ में पाया जाने वाला मेटल है, हमने ये भी पीछे पढ़ाया हुआ आपको। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 1A ग्रुप पर, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत। 1A ग्रुप फर्स्ट ग्रुप जो है, ध्यान से देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम।
फ्रांसियम फिर से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इस ग्रुप का नाम है, हमने आपको पढ़ाया है, एल्कली मेटल्स। एल्कली का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं बेसिक, गलत। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। बहुत लोग एल्कली को बेसिक बोल देते हैं, जी नहीं। एल्कली वर्ड जो है इसका मतलब हुआ एस ऑफ प्लांट्स। सीवीड्स जो होता है, जिसको आप समुद्री घास बोलते हैं, उसको जब जलाते हैं तो जलाने के बाद जो उसमें राख आएगा ना, एस, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम पोटेशियम मेटल। या नॉर्मल भी प्लांट्स को बर्न करने पर सोडियम पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्लेंटी अमाउंट। इसीलिए एल्कली वर्ड वहीं से आया है। सीवीड्स को बर्न करने के बाद या प्लांट्स को बर्न करने के बाद उसके राख में, उसके एस में सोडियम पोटेशियम काफी पाए जाते हैं। तो एस ऑफ प्लांट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। एल्कली का ये मतलब है, ना कि एल्कली का मतलब है बेस, क्षारीय, वो मतलब नहीं है, वो एल्कलाइन का मतलब है। तो बहुत सारे लोग इसको स्कूल डेज से ही गलत पढ़ते रहते हैं। एनीवेज, एल्कली मेटल्स हम लोग बोलते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स को। इनके भी ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। डियर ऑक्साइड्स आर बेसिक और एल्कलाइन। इसमें सारे, वहां पर बेरिलियम वाले को छोड़ के, बट इनके सारे, हाँ, इनके काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वेरी लो। एल्कली मेटल्स के काफी कम एमपीपीपी होते हैं, उनसे कम। आप ये समझिए कि इन सब का अगर बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पानी के बॉयल करने से पहले ये सब पिघल जाएगा। ध्यान से, सोडियम से फ्रांसियम तक सबका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से क्या हो गया, नीचे। मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल ऊपर जा रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 के नीचे, बट 100 से ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपने तो पढ़ा हुआ भी है, हमने पढ़ाया है, फ्रांसियम को लो मेल्टिंग सॉलिड बोलते हैं और सीजियम को भी लो मेल्टिंग सॉलिड बोलते हैं, और एक गैलियम, 3 मेटल था जो कि आपके रूम टेम्परेचर के आसपास आकर के मेल्ट कर जाता था। हाँ, तो इसको लो मेल्टिंग सॉलिड बोलते हैं इन दोनों। मुट्ठी में भी डाल के बंद कर दो सही से तो ये दोनों मेटल मेल्ट कर जाते हैं, फ्रांसियम, गैलियम। तो इस तरह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट पर चर्चा हुई। इनकी रिएक्टिविटी, ये काफी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ बढ़ेगा। लिथियम को छोड़ के भी बात कर रहे हो, नीचे की तरफ इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स में ये बातें हुई। और एल्कली मेटल्स का पूरा डेंसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले। एल्कली मेटल की डेंसिटी पर एक बार चर्चा की जाए। डाउन द ग्रुप, लेकिन इस बार सोडियम का डाउन द ग्रुप कैसे होगा, ऐसे देखो इस तरह से। उसमें भी डाउन द ग्रुप था, बट इसमें पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। उसमें सबसे कम थी कैल्शियम की, सबसे कम। इसमें पोटेशियम की सोडियम से कम। काफी हल्का मेटल होता है एल्कली मेटल, वेरी लाइट एंड सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट। आराम से आप इसको चाकू से काट सकते हैं एल्कली मेटल। सीजियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको जैसे आटा गूंदा हुआ रहता है उसको दबा देते हैं, वैसे सीजियम भी दब जाएगा। हार्डनेस ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे वाला तो हद से ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है।
ठीक से आप देखें, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपने क्या देखा? अगर एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में चर्चा किया जाए तो आपने क्या देखा? 1A वर्सेस 2A में क्या देखा? इसमें देखा लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें आपने देखा हाई मेल्टिंग पॉइंट है एक्सेप्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को छोड़ के। इसमें आपने क्या देखा कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है रिलेटिवली, इससे ज्यादा है इसकी डेंसिटी। देखिए ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये भी बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कोई दो राय नहीं है, दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। पॉइंट है कि इनका भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस कौन? मेटल ऑक्साइड, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन? मेटल ऑक्साइड। लेकिन इस बार दो को छोड़ के ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कौन? BeO और MgO। BeO तो एम्फोटेरिक, उसमें तो एसिड का भी कैरेक्टर है, और MgO बेस है बट उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। तो एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में रिएक्टिविटी दोनों हाई रिएक्टिव है, MP में वो कम है बट ये ज्यादा है, डेंसिटी में वो कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये भी भारी नहीं है, ये भी हल्का ही मेटल है। तो चलो एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की दुनिया थी, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद क्लासिफिकेशन अपने लास्ट फेज में है, जैसे आप 1B ग्रुप को एक बार डिस्कस करें, कॉपर सिल्वर गोल्ड, आप क्या बोलते हैं इसको? करेंसी और फाइनेंस मेटल्स, सिक्का बनता है इसका, बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, इसलिए करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए करेंसी मेटल्स या फाइनेंस मेटल्स बोल सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीनों काफी नोन मेटल है, तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का होता है, और तब गोल्ड का, तब सिल्वर का। लोग सोचते हैं सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट गोल्ड का होता है, जी नहीं, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर का होता है, ठीक है। हाँ, मैलेबल मेटल्स है, मैलेबल मतलब जिसको पीट के आराम से फैला सकते हैं, मैलेबल मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मैलेबल मेटल होता है गोल्ड, सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल होता है गोल्ड, पीटी में ही सबसे ज्यादा गोल्ड। ये एक्सेलेंट कंडक्टर है, ये तीनों मेटल काफी अच्छे एक्सेलेंट कंडक्टर है। क्या आप इसको कोई जल्दी बता सकता है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट कंडक्टर कौन है, कंडक्टिव मेटल? सिल्वर सर। गुड, कॉपर। सिल्वर। सिल्वर। गोल्ड। सिल्वर की कंडक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तीनों का मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया, तीनों की डेंसिटी को भी देख लीजिए, डेंसिटी में जान लीजिए ये तीनों हेवी मेटल्स हैं। लोग सोचते हैं कि हल्का होता है, जी नहीं, हेवी मेटल्स है, भारी मेटल है ये तीनों, और डेंसिटी में नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा है। सोना काफी भारी है, काफी भारी है सोना, कॉपर और सिल्वर से, और कॉपर से भारी है सिल्वर। तो ये कुछ आपको डिस्कशन था इसमें 1B ग्रुप को। आप 2B ग्रुप को लेंगे, 2B ग्रुप जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, आप इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स, हमने पीछे पढ़ाया भी है। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट नीचे मर्क्यूरी लिक्विड है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे लिक्विड है। डेंसिटी, मर्क्यूरी भले ही लिक्विड है बट भारी है, ये तीनों जान लीजिए एक बार फिर से, हेवी मेटल्स है, काफी भारी मेटल है ये तीनों। और डेंसिटी इन तीनों में फिर नीचे की तरफ जाएगा, जिंक से नीचे कैडमियम और कैडमियम से नीचे जाएगा मर्क्यूरी। बहुत लोग सोचते हैं कि मर्क्यूरी लिक्विड है, तो लिक्विड है तो हल्का होगा, जी नहीं, मर्क्यूरी भारी है, जिंक और कैडमियम से भारी। तो ये आपका था 2B ग्रुप मेटल्स के बारे में, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्लासिफिकेशन में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। हमने क्लासिफिकेशन जो
नॉर्मली यूनिट 1 अलग से पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन को, इसमें 9th 10th की चीजें ज्यादा मोस्टली डील होती है। तो क्लासिफिकेशन यूनिट 1 था, वो 9th 10th की चीजें थी, 11th 12th की चीजें रिलेटिवली इसमें कम थी, फिर भी हमने इसको यहाँ पे लाया और कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोगों का चलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर 1 अगले क्लास में वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.